मासिक एग्जाम कक्षा 10वीं के गणित का पेपर सॉल्व। तो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला है सही विकल्प हमें बताने हैं। लिखा है कि एपी यानी समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी के दिए हुए हैं पद 3, 1, -1, -3 का सर्वांतर बताना है हमें। इसका सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो इसका सर्वांतर अगर हम निकालें तो ये होता है D = A2 - A1, यानी अगले पद में हम उसके पहले पद को घटा दें तो अगला पद इसमें देखा जाए दूसरा पद 1 है और इसमें अगर हम 3 घटा दें तो हमें 2 प्राप्त होगा। अतः इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, -2 होगा, क्योंकि 1 - 3 हुआ है तो -2 आएगा, इसलिए इसका कॉमन डिफरेंस आएगा -2। अगले में चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन था सही विकल्प का। सही विकल्प, और ये है त्रैमासिक एग्जाम का पेपर अभी जो हुआ है 10वीं क्लास का त्रैमासिक परीक्षा 2021-22। और सब्जेक्ट कौन सा है, गणित। कक्षा कौन सी है, 10वीं। दूसरे क्वेश्चन पे चलते। दूसरा नंबर है, ये पहला था तो इसका कॉमन डिफरेंस आ गया -2। दूसरे पे चलें तो दूसरा है बहुपद x² - 3 के शून्यक बताने हैं। तो इसके शून्यक क्या होंगे, तो x² - 3 = 0, तो x² = 3। तो अगर x बराबर करेंगे तो ±√3 आएगा। तो ये मतलब इसके शून्यक होंगे ±√3। अगला देखते हैं। तो तीसरे नंबर पे सवाल है त्रिभुजों DEF और ABC में। त्रिभुज क्या दिया है, DEF, यानी अगर दो त्रिभुज देखें तीसरे नंबर पे, दो त्रिभुज, एक DEF है और एक है ABC। एक क्या है, ABC। इसमें क्या बताना है, कोण B कोण E के बराबर है। ये जो कोण B है कोण E, ये दोनों बराबर हैं। और क्या दिया है, F जो है वो कोण F कोण C के बराबर है। ये जो F वाला है कोण C के बराबर है। तो AB = 3DE, जो AB है ये बराबर होगा 3DE के है। तो त्रिभुज है सर्वांगसम परंतु समरूप नहीं है, या समरूप है परंतु सर्वांगसम नहीं है। ना तो सर्वांगसम है ना ही समरूप है, सर्वांगसम और समरूप दोनों हैं। तो अगर इसमें देखें तो अगर दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि इसके दो कोण बराबर दिया है। तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसीलिए अगर दो बराबर हो जाए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, इसीलिए ये समरूप होगा। लेकिन ये सर्वांगसम नहीं होगा, क्योंकि इसकी भुजाओं में अनुपात दिया हुआ है। ये जो भुजा है इसके अनुपातिक है, इसीलिए ये क्या होगा, समरूप होगा, लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकता। अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में लिखा समीकरण x² + x - 2। क्या लिखा, x² + x - 2 = 0। तो क्या हो सकते हैं इसके, तो इसके मूल बताने हैं कि क्या हो सकते हैं। तो हम इसमें निकालेंगे व्युत्क्रम, अगर निकालते हैं d तो होगा b², यानी b का मान 1 है, -1 आएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर -4ac, b² -4ac। तो -4, a कितना है 1 और c है -2। देखते हैं क्या आएगा, 1 रहेगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, यानी कि 9। d = 9। अगर धनात्मक होता है तो उसके वास्तविक मूल होंगे और असमान होंगे। इसके वास्तविक मूल होंगे और असमान होंगे। इसका ऑप्शन है क्या, वास्तविक मूल और असमान का ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक वास्तविक मूल का ऑप्शन है, तो एक वास्तविक मूल हो गई। लेकिन एक वास्तविक मूल तब होता है जब d = 0 होता है। इसमें d = 0 नहीं हुआ है, तो इतने के 4 वास्तविक मूल लिखा है कि 2 वास्तविक मूल लिखा है। और आप जानते हैं कि इसके 2 मूल होंगे और 2 अलग अलग मूल होंगे, इसीलिए इसके 2 वास्तविक मूल होंगे। अगला चलते हैं, कितने मूल होंगे, इसके 2 वास्तविक मूल होंगे। ये ऑप्शन चूज कीजिएगा।
बाकी के तो ये इसका के लिए, इसके लिए क्या था, इसके लिए था समरूप, ये समरूप है और सर्वांगसम नहीं, समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं। आगे देखते हैं, 5वें नंबर पे चलते हैं। तो 5वें नंबर में है, 5वें नंबर में है A1/A2, A1/A2 बराबर B1/V2 बराबर C1/C2। तो यदि हमें देखें A1/A2 बराबर B1/V2 बराबर C1/C2 के हो, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल। अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/V2 होता है, तो अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तब हम कहते हैं कि अद्वितीय हल है। यदि ये दोनों बराबर हो जाएं लेकिन ये तीसरा वाला C1/C2 के बराबर ना हो, तो हम कहते हैं कि कोई हल नहीं होगा। यदि तीनों बराबर हो जाएं तो हम कहते हैं कि उसके अनेक हल होंगे। इसीलिए इसके क्या होंगे? अनेक हल, अनंतः अनेक हल। अगला देखते हैं, 6वें नंबर पर चलते हैं। 6वें में लिखा 4 7 का महत्तम। तो अगर 4 और 7 का महत्तम देखना है तो हम जानते हैं कि 4 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 1, और 7 का निकालें तो हो जाएगा 7 गुणे 1। मैचिंग करने की बात करें तो 1 से 1 मैचिंग करना, यानी HCF इसका आएगा 1। रिक्त स्थान भरना है, तो दिया है कि x² + 4x, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो ये बहुपद दिया है x² + 4x + 8। तो इसमें शून्यांकों का योगफल बनाना है। तो हम जानते हैं कि जो भी वर्ग समीकरण होते हैं उनके वर्ग समीकरण, उसमें शून्यांकों का यदि योग करते हैं, द्विघात समीकरण है उसमें शून्यांकों का योग करेंगे तो होगा -b/a। तो इसमें -b यानी कि -4 आएगा, अपान a का मतलब 1 आएगा, यानी कुल मिला के -4 आएगा। शून्यांकों का योगफल जो है वो -4 आएगा। अगर गुणनफल निकालना होता है, ये था अल्फ़ा + बीटा बराबर, अगर मान लीजिए हमें गुणनफल निकालना होता तो c/a होता, यानी कि ये हो जाता 8/1 यानी 8 आता। तो गुणनफल 8 होता, ये हमें बताना क्या है? शून्यांकों का योगफल, यानी -4 आएगा। अगला है, ये पहला था, दूसरे नंबर पे चलते हैं। ये रिक्त स्थान चल रहे हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, यानी भरना है हमें, रिक्त स्थान भरें। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए LCM और HCF का गुणनफल होगा। अगर कोई धनात्मक पूर्णांक दिए हैं तो उनका LCM HCF का जो गुणनफल है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, अगर दो संख्याएं दी हो। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ दो संख्याएं अगर दी हो, उनका अगर LCM HCF हो तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी दो संख्याएं दी हैं तो इसीलिए ये उनके LCM और HCF का गुणनफल जो है वो उनके गुणनफल के बराबर होगा। अगर दो से अधिक संख्या है तब ये लागू नहीं होता। आगे ध्यान देंगे तीसरे नंबर पे, द्विघात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक होंगे। तो हम जानते हैं कि जितनी घात होती है समीकरण के शून्यक जो हैं और उतने ही होंगे, यानी द्विघात है तो इसमें शून्यक कितने होंगे? शून्यक 2 होंगे। शून्यक की संख्या जो है वो 2 होगी द्विघात समीकरण में। द्विघात में शून्य की संख्या 2 होगी, और अगर 3 घात के हो तो 3 होगी, 1 घात का हो तो 1 होगी। अगला है, चौथे पे चलते हैं। चौथे में लिखा है कि समांतर श्रेणी इतने का 10वां पद बताना है। ध्यान दीजिएगा, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, कुल मिलाकर 2 का टेबल है, और इसका 10वां पद क्या होता है? दुदाहम 20 होता है, यानी इसका 10वां पद जो है 20 होगा। 2 का पहाड़ा दिया, 2, 4, 6, 8, दुदाहम 20 होता है, तो इसका 10वां पद 20 आएगा। आगे देखते हैं 5वें नंबर पे, भाज्य बराबर। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगला है सभी वृत्त। तो सभी वृत्त की अगर बात की जाए तो सभी वृत्त एक जैसे दिखाई देते हैं, और जो आकृतियाँ एक जैसी दिखाई देती हैं उन्हें हम समरूप बोलते हैं। इसलिए सभी वृत्त क्या हो जाएंगे? समरूप, मतलब सेम आकार के दिखते हैं।
छोटे हों या बड़े, लेकिन रहेंगे समरूप। और सर्वांग तभी होते हैं जब उनकी त्रिज्याएं बराबर हो जाएं वृत्तों की। तो अगर दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हो गई तो सर्वांग हो जाएंगे, अन्यथा वो समरूप रहेंगे। और 7वें नंबर में चलते हैं। 7वें नंबर में लिखा है यदि द्विघात समीकरण जो द्विघात का मूल रूप होता है ax² + bx + c का विभक्तर ऋणात्मक हो तो समीकरण के मूल तो फिर वास्तविक नहीं होंगे। ऋणात्मक हो जाएगा तो जो d है उसका क्या है कि अंडर रूट से बाहर ही नहीं आएगा, उसकी वैल्यू नहीं आएगी, इसीलिए वो क्या होगा, उसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। तब वास्तविक मूल नहीं होंगे, हम लिखेंगे कि वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा इसके। अब आगे चलते हैं। अगला सवाल है सही जोड़ी का, प्रश्न क्रमांक 3। तो 3 में दिया हो सही जोड़ी मिलानी है ax + b। तो ax + b को हम पहचानेंगे कि है क्या चीज़। ऐसे ही दूसरे को अगर सही जोड़ी की बात की जाए तो पहले सभी पढ़ें, उसके बाद ही मिलाएं कि एक साइड क्या लिखा है, फिर पहचानने के बाद हम उसके सामने वाले को मिलाएंगे, अन्यथा गलत हो सकता है। तो पहला हम देखें तो ax + b, अगर इधर देखा जाए किस ऑप्शन से मैचिंग करेगा तो द्विघात तो है नहीं, अनंत भी से कोई वो नहीं है, b² - 4ac विभक्तर है का सूत्र है, रैखिक बहुपद, ये रैखिक बहुपद है क्योंकि आप देख सकते हो इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। एक घात वाले जो बहुपद होंगे उनको रैखिक बहुपद कहते हैं, वही ये दिया भी है। अगला देखते हैं श्रेणी जो दी है। तो श्रेणी जो है, श्रेणी में दिया है 3, 5, 7, 9 में सर्वांतर। इसमें सर्वांतर बताना, सर्वांतर के लिए हम क्या करेंगे, अगले पद में घटाएंगे। 7 में 5 घटाए तो 2 आता है, 5 में 3 घटाए तो भी 2 आएगा, कुल मिला के सर्वांतर 2 आता है। ये ऑप्शन दिया था 2 का। अगला है तीसरे नंबर पे चलें तो उसमें लिखा 2x + 3y = 5 के हलों की संख्या। तो अगर इसके हल करेंगे तो इसमें अभी क्योंकि एक समीकरण बस दिया है, इसके लिए इसी के अनेक हल होंगे, मतलब अगर हम x का कोई भी मान रखेंगे तो y का एक मान प्राप्त होगा, अतः इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनंत। अगला दिया है x3, तो क्योंकि 3 घात है ये, तो इसके लिए देखते हैं क्या दिया है। तो त्रिघात बहुपद ये दिया है ऑप्शन, त्रिघात बहुपद है, 3 घात है तो त्रिघात बहुपद। अगला दिया है ax² + bx + c = 0 का विभक्तर। तो विभक्तर निकालने का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac, तो ये हो जाएगा। अगला दिया श्रेणी, श्रेणी हमारी दी है, जो श्रेणी है वो दी है a + d a + 2d, ये समांतर श्रेणी दी है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद, तो समांतर श्रेणी के nवां पद निकालने का जो सूत्र होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का सूत्र होता है an = a + n - 1 × d। तो ये सही जोड़ी हो गई। अब चलते हैं एक वाक्य में, एक शब्द या एक वाक्य में हम जवाब देंगे। तो पहला नंबर जो ऑप्शन है उस पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि समरूप आकृतियों का एक उदाहरण दीजिए। ऐसी आकृतियाँ 2 बतानी है जो समरूप हों, मतलब एक जैसी दिखती हों। तो इसके लिए आप उदाहरण दे सकते हैं समरूप का। तो समरूप के लिए किसी वस्तु का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे 2 गिलासें छोटी बड़ी एक जैसी अगर दिखती हों तो हो सकती हैं, लेकिन हमें फिक्स जवाब देना है जो समरूप हों, एक जैसी दिखती हों, जैसे कि 2 डस्टर या फिर 2 बोर्ड। 2 बोर्ड तो सर्वांग भी हो सकते हैं या फिर समरूप हो सकते हैं। अगला दिया है रैखिक समीकरण। ये इसमें उदाहरण में आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो एक जैसी दिखती हों, जैसे कि चूड़ियाँ। चूड़ियाँ क्योंकि वृत्त हैं तो चूड़ियाँ समरूप ही होंगी, उनकी त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती हैं लेकिन चूड़ियाँ होंगी समरूप। और भी ले सकते हैं। अगला दिया है, पहला नंबर था, दूसरा नंबर दिया है रैखिक समीकरण। 2 रैखिक समीकरण मान दिए हैं a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0। तो ये दिया हुआ है। तो इसमें बताना है का कोई हल नहीं का प्रतिबंध है। कोई हल नहीं का अगर प्रतिबंध की बात की जाए तो जब a1/a2 = हो जाए b1/b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1/c2 के, तब होता है। तो ये हो गया।
अगला देखते हैं, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो क्या कहलाती हैं। तो जब दो आकृतियां दी हों और जिनके आकार समान मतलब एक जैसे दिखते हों परंतु वो जो माप यानी उनकी जो मेजरमेंट है वो अलग अलग हो, छोटी बड़ी हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो हम उसको समरूप कहते हैं। क्या बोलते हैं, समरूप आकृतियाँ। तो इनको बोल देंगे समरूप आकृतियाँ बोलते हैं। अगला ये है कि द्विघात समीकरण इतने के विविक्तर का मान, तो ये विविक्तर का मान हमें निकालना पड़ेगा, यानी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी हम तुलना कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, जहाँ ए बराबर हमें मिल जाएगा 1, बी बराबर भी आप देख सकते हैं इसका गुणांक भी 1 है, सी बराबर भी 1 है, तो हम निकाल लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। तो बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 गुणे ए का मान 1 और सी का मान भी 1, तो कुल मिला के हो जाएगा 1 माइनस 4, घटाएंगे तो -3 आएगा, यानी विविक्तर जो है वो -3 आएगा, यानी डी इक्वल टू आ गया -3। विविक्तर को डी बोलते हैं। अगला ये है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो ये जो लिखा गया है ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, यानी इसको भी लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगला लिखा समीकरण इतने में y बराबर 2 में x का मान क्या होगा, तो इसको हल करके बताना है। जैसे ये दिया है y बराबर 3x प्लस 5 में, इसमें हमें x क्या दिया है, y बराबर 2, ध्यान दीजिएगा y का मान रखना है, तो y के स्थान में हम 2 रख देंगे, तो ये 3x प्लस 5, 5 का पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 5, तो 3x बराबर हो जाएगा -3 आएगा, और x बराबर करेंगे तो -3/3 यानी कि x बराबर -1 आएगा, तो x बराबर -1 आया। अगला दिया 7वें नंबर में AP यानी कि समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपको सर्वप्रथम एग्जेक्टिव में ही मिल गया था। AP बराबर दिया 4, ध्यान दीजिएगा 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, मतलब 2 का पहाड़ा ही है। 40 में पदों की संख्या बतानी, कितने पद हैं टोटल, लास्ट का जो पद है आखिरी पद 40 है, तो अगर हम 2 का टेबल पढ़ते हैं, अगर 20 बार पढ़ते हैं तो 40 आता है, और उसमें से 4 से दिया 2 बस छोड़ दिया गया है, 2 नहीं है इसमें शामिल, तो कुल मिला के इसमें 19 पद होंगे। और हम निकाल भी सकते हैं इसमें पदों की संख्या, क्योंकि n बराबर हम जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, हमें n का मान नहीं पता, तो nवा पद हमें मान लीजिए दिया है 40, और a का मान इसमें देख सकते हैं पहला पद a होता कहलाता है, तो 4 दिया है, और n माइनस 1 d का मान हमें पता है 2 है। अब हल कर देंगे, तो अगर 40 में 4 घटाएंगे तो 36 आएगा, और 36 में 2 का भाग कर देंगे, ये n माइनस 1 2 इंटू दिया है, 2 का अगर भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 में 2 का तो 18 दूनी 36 होता है, तो 18 n माइनस 1 बराबर आ गया 18, तो n बराबर निकालेंगे तो उधर चला जाएगा तो 19, तो मतलब कि इसमें 19 पद होंगे। अब सत्य असत्य देख लेते हैं क्या है। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य संख्या, सत्य असत्य देख लेते हैं। तो एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या दी है जो उसका अभाज्य गुणनखंड करें तो उसके गुणनखंडों को के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये कथन क्या है, कोई भी जैसे प्राकृतिक संख्या दी गई है, जैसे ये दी है तो 2 गुणे 2 गुणे 1 होगा, तो इसके गुणनखंड को प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणक मतलब अभाज्य संख्या के रूप में ले जाएंगे। अभाज्य संख्या क्या क्या होती हैं, 2, 2 के बाद होंगी 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये हो गई अभाज्य संख्याएं। तो अगर किसी प्राकृतिक संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो उनका अभाज्य गुणनखंड जो है उसके गुणनखंडों के, अगर उनके गुणनखंड देखे जाए तो क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो अद्वितीय होता है, ये सत्य है। देख सकते हैं कि इसका गुणनखंड अगर 4 का देखें तो 2 होगा, 2 के बाद सीधे 4 होगा, तो इसके गुणनखंड भी ये देख सकते हैं 2 होगा, उनका गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 होगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अगला दिखा है पहला नंबर था, तो ये पहला नंबर सेंटेंस क्या होगा, सत्य होगा। दूसरा नंबर दिया है घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो हम जानते हैं कि घात 1 वाले बहुपद को, एक घात वाले को द्विघात नहीं कहते, हम लोग रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक। अतः ये जो सेंटेंस दिया था द्विघात, ये गलत है।
अगला है तीसरे नंबर पे चलते हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां हैं, सर्वांगसम आकृति मतलब कि एकदम बराबर, तो जब दोनों आकृतियां बराबर हैं तो समरूप होंगी, लेकिन अगर वो समरूप हैं, छोटी बड़ी हैं, तो समरूप दिखती हैं एक जैसी हैं, समरूप हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम हो। तो ये सेंटेंस क्या है, सत्य है, क्योंकि लिखा सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप, तो सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं। अगर दोनों आकृतियाँ बराबर हैं तो समरूप होंगी, और छोटी बड़ी हों तो समरूप हो सकती हैं, लेकिन सर्वांगसम तो नहीं होगी। अगला है चौथा नंबर पे चलते हैं। तो चौथे नंबर पे दिया है एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यदि क्या हो b² - 4ac छोटा हो 0 से। ध्यान दीजिएगा, छोटा हो 0 से, 0 से बड़ा नहीं, 0 से छोटा दिया है। तो अगर 0 से छोटा हो जाता है तो उसके कोई वास्तविक मूल ही नहीं होते। मतलब ये सेंटेंस भी चौथा नंबर में क्या है, गलत है। अगर b² - 4ac का मान क्या हो, 0 से छोटा हो, तो फिर ऐसा नहीं होता, उसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। अगला दिया है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। हम जानते हैं कि जब ऐसा होता है तो समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होते हैं। इसमें निम्नलिखित में रखी समीकरण इतने के युग में संगत होंगे, तो संगत भी होंगे, तो ये सही है, क्योंकि संगत भी होते हैं, अद्वितीय हल वाले जो हैं वो संगत होते हैं, और अनेक हल के संगत होते हैं, और जिसका कोई हल नहीं होता वो जरूर असंगत होता है। छठवें नंबर पे चलते हैं। दिया है बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल। तो हम जानते हैं शून्यकों का योग अगर निकालें, शून्यकों का योगफल, तो वो होता है -b/a, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। अगर गुणनफल की बात करें तो वो ज़रूर होता है c/a। तो मतलब ये भी क्या दिया है, गलत दिया है, क्योंकि इसमें जो नहीं शून्यकों का गुणनफल c/a दिया, तो गुणनफल तो c/a होता है, योगफल नहीं गुणनफल, सही है फिर। तो अब रह गए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।